हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले अपना जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, यानी कि पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत की चल रही है। तो देखिए, इसमें हमने बात किया था 1773 से लेकर 1858 से लेकर 1947, यानी कि सीधा ओवरऑल बात करें तो जो कंपनी के शासन के बाद 1858 से 1947 जो आता है वो ताज का शासन आता है। ठीक है, क्योंकि 1947 में हमें आज़ादी मिल जाती है और क्या हो जाता है कि ताज का शासन जो है वो फाइनली समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि अब आज़ादी हो चुकी है। तो यहाँ से यानी कि देखिए, क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं क्या, क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप में से जितने भी लोग ये क्लास सुन रहे हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपनी नोट्स को ओपन कर ले और साथ साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ में हालांकि कुछ बातें लिखी गई हैं बट कुछ बातें मेंशन नहीं है, तो जो मैं लिखवाती जा रही हूँ आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना। एंड आप बड़े हो चुके इतने समझदार तो आई होप कि होंगे ही कि क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी नोट्स ही फाइनली जब हम लास्ट में रिवाइज करना होता है तो वही काम आती है, इसलिए आप लिखते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए, हमने पढ़ा 1773 का, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1773 का आपका आता है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, उसके बाद 1781 का क्या आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1784, सॉरी यहाँ पे 1700 होगा। ठीक है, 1784 का आता है पिट्स एक्ट। 1793 का आता है आपका कौन सा, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 4 आते हैं, हर 20 साल के अंतराल में आएंगे। तो यहाँ से ना आपको 20 साल बढ़ाते जाना, आपको समझ में आ जाएगा। तो 1793 के बाद 1813 में आता है चार्टर एक्ट दूसरा, जहाँ पे कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसे क्या किया गया था कि अभी वह मतलब उसी फॉर्म में लागू रहने दिया था, और अफीम का भी जो व्यापार था उसे भी। ठीक है, अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें पूर्ण रूप से कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, और कंपनी के एकाधिकार का समाप्त करने का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि यहाँ पे यही था सीधे से कि क्या था कि एक कंपनी आके यहाँ पे नहीं करेगी, ब्रिटिशर्स जितने भी ब्रिटिश हैं वो जाएं और भारत में आके यहाँ पे अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं, खुली छूट दे दी गई। ठीक है, जाओ वहाँ, और जैसे इनके पापा की संपत्ति थी यहाँ पे, जाओ वहाँ पे अपना व्यापार करो, आराम से अपना पैसा कमाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये था कंपनी को, यानी कि कंपनी के एकाधिपत्य को समाप्त करना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 1853। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका 1858, और उसके बाद आएगा 1858 जब आपका आता है किसका, ताज का शासन। ठीक है, क्योंकि 1857 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। क्या हुई थी, 1857 का जो क्रांति हुई थी, और इस क्रांति ने अंग्रेजों को ये तो दिखा दिया था ना कि हम तो कुछ, मतलब कि ये मत समझना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब ये था कि हम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हम बिल्कुल पूर्ण रूप से ही असफल थे, ये भी आप नहीं। तो यहाँ पे सीधा सा था कि जो आपका आता है 1858, तो अब कंपनी की जो विक्टोरिया थी उन्हें समझ में आ चुका था कि भैया कुछ मतलब ऐसा करेंगे, कंपनी को ही ऐसे ही अधिकार दिए रहेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए अब इनकी जो बागडोर है वो हमें अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। इसी टाइम पे जो गवर्नर जनरल था भारत का, जिसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, उसके नाम का भी परिवर्तन किया गया था, यानी कि उसके पद नाम का नहीं, पद नाम का परिवर्तन किया गया था, तो वायसराय कहा जाने लगा था। वायसराय के साथ साथ एक सचिव बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद सचिव के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो जो मंत्री परिषद आती है वहाँ पे ना ये जो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट हमारे संविधान में ली गई हैं। ठीक है, तो आगे ये आपको बिल्कुल जितनी भी इसकी विशेषताएं मैं लिखवाई हूँ उतना भी आप याद रखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे आगे कुछ पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो फिर वो किसी से आएगा भी नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा उतने पे फोकस करिए, उतना पढ़िए, बार बार पढ़िए, वो आपके लिए अच्छा होगा। अब आता है यहाँ पे आपका जो 1858 के बाद हम देखेंगे तो उसके बाद 1909। ठीक है, 1909 की बात करते, सॉरी अभी 1909 नहीं आएगा, 1861। 1861 में आता है आपके 3 भारत परिषद अधिनियम आते हैं 58 के बाद, और वो 3 भारतीय परिषद अधिनियम में क्या था, कुछ खास नहीं था।
यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं था, ठीक है। बस ये था, एक इंडियन को लॉलीपॉप देना था और यही कर भी रहे थे। फिर 1800 जो आपका 61 का आता है, 1861 के बाद देखेंगे कि 1892 का आता है और 1909 का आता है, ठीक है। 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है और उसके बाद से ये सांप्रदायिक निर्वाचन, तो यहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों के लिए बात की गई थी, लेकिन वहाँ पे जो ये केंद्रीय विधानमंडल थी उनके सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई थी। तो इन सबको आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो मेजर थी कि मतलब कि बजट पे नया प्रस्ताव रख सकते थे या बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। देन उसके बाद आता है 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि ली कमेटी का गठन किया गया था और इसी के तहत यहाँ पे यूपीएससी जो संस्था है आपकी, तो इसको क्या किया गया था, अखिल भारतीय जो आपका ये कंडक्ट कराता है, तो इसमें क्या किया गया कि इसकी स्थापना की गई थी या इसका गठन किया गया था। आपको ये याद रखना है, ठीक है। 1935 में बाद में आता है आपके राज्य आयोग की, यानी कि जो हमारा है ना मतलब स्टेट पीसीएस का है। और पहले तो सिर्फ यूपीएससी था, उसके बाद स्टेट पीसीएस में भी आया। स्टेट पीसीएस के अलावा भी एक और बात की गई थी, संयुक्त सेवा आयोग की, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो बस मोटा मोटा आप समझ के चले कि इस अधिनियमों में क्या था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट इनसे क्या उठाया गया था, क्योंकि अभी ये हमारे नहीं ब्रिटिशर्स बना रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 1900 ये ली आयोग कई बार पूछा गया कि यूपीएससी का जो गठन है किस कमेटी के तहत हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी एक आपका यदि कहें तो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है उसके, क्योंकि ये कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। यूपीएससी कोई पोस्ट नहीं है, आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी के थ्रू हमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और उसके अलावा एनडीए का हो गया, सीडीएस का हो गया, ये सारे एग्जाम देता है। स्टेट पीसीएस का भी आपका यही एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार, बीडीओ, इन सब का एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो ये एक आपका कह सकते हैं कि एक संस्था है। इसके बाद आता है, अब आता है भारत सरकार का जो अधिनियम आता है 1935। यहाँ पे मेजर ही अधिनियम लिखे गए हैं, लेकिन मैंने कुछ और आपको बताया था। 1919 के बाद 10 साल बाद आना था कि इसका रिव्यू करने के लिए हम बाद में भेजेंगे, लेकिन रहा नहीं गया। उन्होंने 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन का अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे विरोध किया जाता है। तो वहाँ पे यानी कि ब्लैक जो पोस्ट डेटेड चेक वगैरह, तो इसमें क्या हुआ, शायद इसमें स्टेटमेंट नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि साइमन कमीशन का गठन होता है, कब होता है, 1927 में, 27 नवंबर 1927। कई बार ये क्वेश्चन बने हैं, तो आप भी याद रखिएगा कि मैं ये क्यों बता रही हूँ डेट आपको, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बने हैं, ठीक है। तो 27 नवंबर 1927 को क्या होता है कि साइमन कमीशन का गठन होता है, लेकिन इंडिया कब पहुंचता है, तो इंडिया 3 फरवरी 1928 को इंडिया पहुंचता है साइमन कमीशन, ठीक है। तो इसको याद रखना है। उसके बाद आपका आता है 1929 में नेहरू रिपोर्ट। तो इसको भी आप वहीं पे आगे लिख लीजिए कि 1929 में आपका नेहरू रिपोर्ट आती है। इसमें क्या था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। मोतीलाल नेहरू की जो अध्यक्षता में 11 सदस्यीय टीम ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की और ये संविधान का प्रारूप था, ठीक है। तो संविधान का जो प्रारूप है वो यानी कि एक खाका, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ आपको। क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे, इंडियन की मांग थी कि हम क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने से बनाएंगे। हमें मतलब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की तो उस टाइम कोई बात हो नहीं रही थी। ये था कि जो भी इंडिया के लिए काम किया जा रहा है उसमें हमारी यहाँ पे कि हमें इन्वॉल्व किया जाए इसमें। जैसे देखिए 1861 आता है, 1892 का आता है। तो यहाँ पे हमने देखा ना कि थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन किस मुद्दे पे बढ़ाई जा रही है। तो वहाँ पे हमने देखा कि मुद्दा भी कुछ ऐसा दिया जा रहा है जहाँ पे कोई मतलब का नहीं था। तो उनका ये कहना था कि भैया आप वित्त के मामले में बात कर रहे हो, राजस्व से हमारे पैसा खर्चा हो रहा है, हमारे यहाँ का धन है, लेकिन निर्णय आप ले रहे हो। तो उनका कहना था कि हमें भी यहाँ पे इन्वॉल्व करो, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। यहीं पे अब जब धीरे धीरे इनकी मांग बढ़ रही थी, तो ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि ये इंडियन सारे के सारे हैं मूर्ख, कुछ कर तो पाएंगे नहीं। उन्होंने चुनौती दे डाली कि तुम लोग यदि इतने ही बड़े तीसमार खान हो, तो अपने भारत के संविधान का या किस तरीके से अपने भारत में आप व्यवस्था चाहते हो उसका एक प्रारूप बना के दिखाओ हमें। आप जिसे ब्लूप्रिंट कहते हो, तो वो बना के यदि दिखा सकते हो दिखाओ।
भैया अब देखो, देश हमारा है, ज़रूरत हमें है, तो ऑब्वियस कौन ही अपनी ज़रूरतों को अच्छे तरीके से समझेगा। मान लीजिए कि बाहर के आके लोग आपके घर के लिए सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, तो वो आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, आप लोग उस पर कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि आपके घर को क्या चाहिए, आपके घर वालों को क्या चाहिए, वो आप जान पाओगे, कोई बाहर का इंसान नहीं जान पाएगा। और ये ब्रिटिशर्स सेम इसी तरीके का कर रहे थे कि वो आके हमारे लिए रूल बना रहे थे। हमें क्या प्रॉब्लम्स है, हमारे घर वाले ही समझ पाएंगे। तो इंडियंस का यही कहना था और यही झगड़ा चलता भी रहा इंडिया तक। इनमें क्या किया गया कि इन्होंने जब ऐसी चुनौती दी गई कि आप नहीं कर पाओगे, तो इन्होंने कहा देख लो, दिखाते हैं हम कि नहीं कर पाएंगे, कि नहीं कर पाएंगे। तो 11 सदस्यीय टीम मिलकर क्या करती है, एक प्रारूप का गठन करती है मोतीलाल नेहरू जी के साथ, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन में आपका बना है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1929। ये आपको याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका सन और नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है 1934 का सांप्रदायिक पंचायत। इसमें आप देखोगे कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, तो इसके तहत क्या हुआ कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। भैया देखो, अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म पर इसने प्रहार किया। अब क्या कर दिया कि दलितों के लिए, यहाँ पे लक्ष्मीकांत में आपका 1932 लिखा हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों में मतलब कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आखिर इसमें रियलिटी कौन सा होगा। तो दोनों ही कहीं ना कहीं, यदि 34 है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, 34 ऑप्शन मार्क करके आना है। यदि 32 है तो 32 भी, क्योंकि 1932 में गोलमेज सम्मेलन वगैरह हो रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे देखिए क्या हुआ था, इसकी पूरी घटना भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। जो सांप्रदायिक अवार्ड का है या सांप्रदायिक पंचायत है, तो इसमें हुआ क्या। आपकी जो लक्ष्मीकांत में आप लोग यदि खोले होंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था कौन था, वो रैमजे मैकडोनाल्ड था, ठीक है। इसने क्या किया कि अगस्त का महीना था 1932 के अल्पसंख्यकों के क्या किया कि प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, और कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड्स के नाम से जो कि जाना जाता है। उस टाइम घोषणा की गई थी 1932 तक, 1934 तक ये लागू कर दिया गया। और इस अवार्ड ने क्या किया कि मुस्लिम सिख ईसाई तक तो ठीक था कि भैया इन तक कर रहे हो, अभी धर्म तक आप बांट रहे हो, एग्लो इंडियन तक भी चलो ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, बवाल अब यहाँ पे खड़ा हो गया कि दलितों के लिए, यानी कि जो हाशिए पे खड़े लोग थे, तो इसने क्या कर दिया कि अब हाशिए पे खड़े लोगों के लिए भी यहाँ पे जो निर्वाचन की व्यवस्था थी वो अलग तरीके से कर दिया, जैसे पहले अलग इनके लिए हुआ था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या हुई। उस टाइम पे गांधी जी कहाँ पे थे, तो पूना की यरवेदा जेल में थे। उन्होंने क्या कर दिया कि अनशन कर दिया। वहीं यरवेदा जेल में क्या कर देते हैं गांधी जी, अनशन करते हैं। और अंततः क्या होता है कि कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच, दलित नेता कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। कई बार ये क्वेश्चन बना है कि पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था और कब हुआ था। तो ये दोनों बातें ही आपको याद रखनी है कि पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में, गांधी जी और उनके जो भीमराव अंबेडकर जी थे, क्योंकि दलितों के लीडर कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। तो यहाँ पे किसके किसके मध्य हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने सिर्फ आंख लगा दी, अब आप दोनों जूझो, और उनसे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य ही क्या होता है, एक बातचीत होती है, और जिससे पूना समझौता के नाम से जाना गया, और संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया, और दलित के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। यानी कि फाइनली क्या होता है, यहाँ पे दलितों के लिए भी रिजर्व कर दिया गया। अब यहाँ पे अलग निर्वाचन की बात कर दी गई, उनके लिए भी सीटों का आरक्षण अब दिया जाने लगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जो पूना समझौता है, ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, क्योंकि दलितों के लीडर उस टाइम पे भीमराव अंबेडकर जी हैं। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है, और इस घटना को भी याद रखना है कि क्या कैसे हुआ था, ठीक है। अब आता है कि जो भारत का अधिनियम आपका था, भारत शासन अधिनियम 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ना कि आपने कई बार सुना होगा, मेंस में भी क्वेश्चन बना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, इसकी कॉपी किया गया, किसका, 1935 का ये कॉपी है, ठीक है। यानी कि कॉपी मतलब नकल कर दी, पूरा को पूरा छाप लिया गया। होता है ना कि हम आपके कंटेंट को पूरा का पूरा, यानी कि मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, आप क्या करो कि आपको भी पढ़ाने का मन करता है, तो जैसे जिस तरीके का मैं बता रही हूँ सेम उसी तरीके का आप भी अपना लो, तो वो आप मेरा कॉपी कर रहे हो।
इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ कि जो 1935 का अधिनियम आता है, मेंस का क्वेश्चन बना, इसको पढ़िएगा तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या क्या था। इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि एक अखिल भारतीय आपकी संघ बनाने की बात की गई और जिसमें 11 ब्रिटिश भारत प्रांत तथा 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को मिलाकर तथा स्वेच्छा से मिलाकर यहाँ पे बनाने की बात की गई। यानी कि देखिए क्या क्या किया गया इसमें कि इस अधिनियम के तहत आप देखोगे कि अखिल भारतीय संघ, ठीक है, यहाँ पे बनाने की बात तो की गई, लेकिन जिसमें क्या होगा 11 ब्रिटिश प्रांत हो गए, यानी कि ब्रिटिश भारत प्रांत, जहाँ पे ये ब्रिटिश भारत प्रांत का मतलब क्या था कि जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट अधिकार था, ठीक है, वहाँ की जनता के रूल रेगुलेशन प्रशासनिक राज्य सारे काम कौन देख रहा था, ब्रिटिशर्स देख रहे थे, जनता वहाँ की अच्छे तरीके से गुलाम थी, तो इसमें ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। तो ये 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को मिलाकर तथा स्वेच्छा से मिलाकर, जो भी कुछ स्वेच्छा से अपने में मिल गए उन सबको मिलाकर बनाने की यहाँ पे बात की जाती है। किसे? अखिल भारतीय संघ जो बनाने की बात आई थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इस अधिनियम के तहत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। यहाँ पे क्या किया गया, जो आपका संघ था और राज्य था, इनके बीच शक्तियों का डिवाइडेशन किया गया था और इसके आधार पर 3 सूचियां यहाँ पे बनाई गई थी, ठीक है। तो जो आज आप लोग देख रहे हो 7 शेड्यूल में हमारा आता है जो संबर यानी कि जो आपकी 7वीं अनुसूची है, उसमें हम 3 सूचियों की बात करते हैं। एक है संघ सूची, एक है यानी कि यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये 1935 में ही बात कर दी गई थी यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया कि संघ और राज्यों के लिए शक्तियों का बंटवारा किया। तो पूछा जाएगा कि संघ और राज्यों के लिए शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के तहत हुआ, या 1935 के अधिनियम की मुख्य रूप में से यहाँ पे बता दिया जाएगा कि रूप में से कौन सा कथन सत्य है या नहीं है, तो स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा। इसलिए आपको सारे कंसेप्ट ये इसकी जो फीचर्स हैं याद रखने हैं, ठीक है। तो ये 1935 में ही किया गया इनकी शक्तियों का बंटवारा। और यहाँ पे क्या किया गया कि संघ के लिए 59 सब्जेक्ट रखे गए, और यानी कि जो आपकी संघ सूची थी, राज्य के लिए 54 और समवर्ती सूची थी वहाँ पे 36। इनको लिख लेना, पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि केंद्रों की जो दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन घुमाता है, इसलिए आपको बहुत मतलब बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो द्वैध शासन व्यवस्था, इसने क्या कर दिया था, पहले तो समाप्त कर दिया था, ठीक है। 1919 में जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, तो आपको पता पूछा जाएगा कि द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू हुई, 1929 में। लेकिन यहीं पे 2 क्वेश्चन बनेंगे। आप मैंने स्पेक्ट्रम बोली थी पढ़ने को, जो भी 1909 1919 के ये अधिनियम पढ़े होंगे ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो 1919 में तो द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, लेकिन अब 1935 में क्या होता है कि द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लेकिन केंद्रीय विधानसभा में जो आपकी द्वैध शासन व्यवस्था थी, या कि केंद्र को दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। कहाँ पे? द्वैध शासन व्यवस्था केंद्र में। लेकिन वहीं पे एक बात याद रखनी है आपको कि प्रांतीय स्वायत्तता का यहाँ पे क्या किया जाता है, मतलब कि स्टार्टिंग की जाती है, और राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में यहाँ पे क्या किया गया, शासन का अधिकार दिया गया। और इसके अतिरिक्त अधिनियम ने क्या किया कि राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी कि गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक कर दिया गया। तो जब भी पूछा जाए कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ, तो आप क्या बताओगे? यहाँ पे देखिए, केंद्र में भी और राज्य में भी द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब, यदि आप लोग समझ रहे हो ना, केंद्र और राज्य, ऐसा नहीं है। राज्य में द्वैध यानी कि प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई थी और राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था थी, इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था, यानी कि 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जो आपके मैंने प्रांतीय बताया कि समाप्त किया गया, लेकिन जो आपका था कौन सा, यहाँ पे केंद्र का, उसे क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो दोनों को आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप देखोगे कि क्या हुआ था कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा तथा राज्यसभा की जो सदस्य थे उनको बढ़ा दिया गया,
केंद्रीय विधानसभा में 375, जो कि पहले 140 थे, हमने पहले भी पढ़ा। 1900 जो आपका था 9 में भी बढ़ाई गई थी, केंद्र में ही बढ़ाई गई थी, ठीक है। उसके बाद हमने 1919 में भी पढ़ा कि 140 कर दी गई थी, पहले 60 की, फिर 19 मतलब कि 40 कर दी गई थी। उसके बाद अब देखिए कि केंद्रीय विधानसभा में कितना हो गया, 375 हो गए, जो कि 140 थी। राज्यसभा में कितना हो गया, 260, जो कि पहले 60 थे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ तक तो ठीक है जो भी है, वर्तमान में कितने हैं ये बताइए आप लोग कि वर्तमान में कितनी है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है, फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि लोकसभा है आपकी जो, और राज्यसभा यहाँ पे कितनी कितनी अभी सीटें हैं, जल्दी से बताना है टोटल संसद के अंदर, ठीक है। आपके पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सीटें लोकसभा के लिए डिफाइन है, कितनी सीटें राज्यसभा के लिए, वो नहीं पूछा जा रहा, टोटल कितनी है ये बताना आपको। अब क्या हुआ कि संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की इसी अधिनियम के तहत बात की गई थी। और इसके बाद एक मैंने और बताया था आपको, और वो था क्या, संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी क्या की गई थी कि राज्यों के लिए, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग के गठन की बात भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से एस्ट्रिक मार्क लगा के जहाँ भी आप लिख रहे हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से सजा के लिख लीजिए, क्वेश्चन इनसे बनेंगे। अब आता है यहाँ पे कि ये तो हुआ कि यूपीएससी आयोग के साथ साथ ये सारे काम किए गए, राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम मैंने ली आयोग में सिर्फ यूपीएससी बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसी अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई। तो जो इकोनॉमिक सेक्टर में भी अब काम किया जा रहा था, न्याय अदालत तो बहुत चल चुके थे, अब ये था कि भैया जेब भी भरनी जरूरी है। यहाँ पे क्या किया गया था, 1 अप्रैल 1935, होप कि ये डेट आपको बहुत अच्छे तरीके से रटी होगी, पहले से भी आप लोग याद किए होंगे, लेकिन जिनको याद नहीं है आप याद कर लीजिए, ये लिख लीजिए कि 1 अप्रैल 1935 को क्या होता है, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक, दैट मीन्स आरबीआई का स्थापना होती है, ठीक है। और किस अधिनियम के तहत हुई थी, इंपॉर्टेंट तो ये है, ये नहीं कि कब हुआ, वो तो ठीक ही है, इंपॉर्टेंट ये है आपका कि किस अधिनियम के तहत हुई थी। क्योंकि देखो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी इतने इजी सवाल पूछेगा नहीं कि गठन कब हुआ था, स्टेट पीसीएस तो खैर पूछ लेता है, लेकिन यूपीएससी ऐसे पूछता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या पूछा गया कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी, ठीक है। अब आता है कि दिल्ली में संघीय न्यायालय की भी स्थापना इसी अधिनियम के तहत कर दी गई थी। और कब की गई थी, तो की गई थी, इसकी भी डेट आप लगे हाथ लिख ही लीजिए, 1937 डेट है, लेकिन इसी अधिनियम के तहत ही की गई थी। कहाँ पे, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना आपके इसी अधिनियम के तहत अच्छे तरीके से यहाँ पे कर दी गई थी। तो इनको याद रखना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो निर्वाचन से लेके, इसको भी आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या किया गया कि मताधिकार का जो विस्तार था, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार इस अधिनियम के तहत दे दिया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि पहले महिलाओं को राइट नहीं था, यानी कि वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, देखिए पूरा पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। स्पीड ज़्यादा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हाँ कमेंट करिएगा, जो आपका वो लाइव चलता रहता है उसमें नहीं, कमेंट बाद में यदि आप करेंगे तो कमेंट मेरे पास तक आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि यदि ज़्यादा स्पीड है, आप लिख नहीं पा रहे हो, या वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन लिखना ज़रूर है। और देखिए यदि आपको लग रहा होगा कि ऐसे अभी क्या लिखें, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले निर्वाचन की तो बात हो रही थी, 1909 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, 1935 में भी हो रहा है, लेकिन इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट बात कि 10% क्या किया गया यहाँ पे, कि 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार लगभग बढ़ा दिया गया था। वो कोई किसी भी मतलब कास्ट के, किसी भी रिलीजन्स के हो सकते थे, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं दिया गया था कि हिंदू मुस्लिम सिख। और इसके बाद क्या किया गया था कि इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया, यानी कि इसने भी सांप्रदायिकता को बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे अब क्या कर दिया गया था कि जो निर्वाचन की व्यवस्था में यहाँ पे महिला, इस बात को याद रखिएगा कि महिला को भी इस 1935 के अधिनियम में अब शामिल कर लिया गया था। थोड़ा यहाँ पे इस पे फोकस करना है, क्योंकि मजदूर वर्ग जो था, दलित था, वो तो पहले देख चुके, लेकिन ये जो था महिला वाला, इससे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब आता है आपका 1940। 1940 में क्या हुआ था? 1940 में हुआ था अगस्त प्रस्ताव। हिस्ट्री पॉलिटी में साथ साथ लेके चल रही हूँ, तो ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 1940 में आता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव काहे के लिए आया था? तो ये क्या था कि भारतीय संविधान भारतीयों के लिए बनाया जाए। इस अगस्त प्रस्ताव में कुछ खास नहीं, ये कहा गया था कि जो भारत का संविधान है वो क्या किया जाए कि भारतीयों के द्वारा बनाया जाए। सीधा से इनका यही डिमांड था अगस्त प्रस्ताव के तहत कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बनाया जा रहा है तो हमारे द्वारा बनाया जाएगा, आप नहीं बनाओगे। ये अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था, ठीक है। और कब आया था? 1940 में आता है। उसके बाद 1942। 1942 में क्या हुआ था? तो 1942 में आपका आता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका यहाँ पे आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में कौन कौन आते हैं, क्या क्या होता है, जरा इसको भी देख लीजिए। भाई साहब ये संविधान बनाने के लिए आए थे लेकिन इनको भी भगा दिया गया था। इसमें क्या हुआ, जो क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की रूपरेखा की बात की गई और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को डेटेड चेक कहा, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा, या निकली तारीख का चेक कहा। और मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की बात ना होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। यानी कि इसमें क्या किया गया कि इन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है, इतना मांग कर ही रहे हो तो तुम्हारे संविधान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक आयोग का गठन करते हैं, एक अधिनियम बनाते हैं भैया। इन्होंने एक कमीशन यहाँ पे कमेटी बैठाई और उसे भेज दिया, मुँह उठा के चले आए भारत। और यहाँ आके ना ये क्या करते हैं कि 1942 में आते हैं। पूछा जाएगा कि आपसे क्रिप्स मिशन कब भारत आया, तो 1942 में आता है, ठीक है। ये भी हमारी संविधान सभा के उसकी रूपरेखा की ही बात की गई थी इसमें भी, लेकिन अब वो सीधा सा मतलब था कि गांधी जी ने इसे क्या कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है, कोई मतलब का नहीं, निकली हुई तारीख का चेक है। निकली हुई तारीख का चेक का मतलब समझते हैं आप? कोई भी उसका जो भी अमाउंट है वो चेक एक कागज है, अब कोई मतलब नहीं है उसका। यानी कि हमने डेट दिया कि आज यहाँ पे कितने तारीख है, आज 24 नवंबर 2021 का हमने चेक दिया आपको, ठीक है। मान लीजिए 25 नवंबर का दिया, आज तो 24 है, 25 का दिया, कल तक का दिया। लेकिन आपने क्या किया कि उस चेक को कल गए नहीं लेने, अब जा रहे हैं परसों कि भैया मुँह उठा के बैंक में कि ये चेक है और इसका अमाउंट हमें दे दीजिए, तो वहाँ पे आपको मार के भगा दिया जाएगा क्योंकि डेट चेक की निकल चुकी है। यही था कि गांधी जी ने भी इसे इसीलिए कहा था क्योंकि जो बनाना था या जो करना था उस हिसाब से कोई ऐसा था नहीं, वहीं वहीं के लोग थे, तो कोई मतलब का इनके था नहीं। इन्होंने इसलिए ऐसी उपाधि इनको दे दी कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। तो इसको भी ये इन लोगों ने जो कहा था, नेहरू जी ने क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा, डायरेक्ट उठा लेता क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ लेता, स्टेटमेंट दे देगा, बता देगा किसका कथन है, निम्न में से किसका कथन है बताइए। तो इसलिए याद रखना आपको, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग भी इसका बहिष्कार करती। क्यों करती? क्योंकि उसने पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी थी भैया। अब पाकिस्तान इनको अलग से चाहिए था, अलग से जब पाकिस्तान चाहिए था और यहाँ पे बात थी नहीं 1942 में पृथक पाकिस्तान की, इन्होंने कहा चलो हटो, हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दोनों ने ही इनका बहिष्कार कर दिया। अब आता है जब बहिष्कार कर दिया, अभी भारतीय जनता तो शांत थी नहीं, उनको था कि भैया कुछ सॉलिड वाला लेके आओ। अब ये करते 1946। 1946 में फिर बेचारे एक और कमेटी बनाते हैं, आता है कैबिनेट मिशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना भी संविधान हमारा एक अच्छा खासा मोटा सा लिखा हुआ है इसी के तहत बना हुआ था, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था, वो आपका था कैबिनेट मिशन 1946 में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए जल्दी से छाप लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1946 कैबिनेट मिशन। और यहाँ पे कौन कौन थे जो महानुभाव आए थे, एक थे पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, यानी कि जो पैट्रिक लॉरेंस थे वो भारत राज्य सचिव थे। ये जो मैं बोल रही हूँ सुनने के लिए नहीं, लिखने के लिए, ठीक है। तो जो पैट्रिक लॉरेंस थे वो कौन थे, भारत राज्य सचिव थे। उसके बाद जो एवी अलेक्जेंडर थे वो नौसेना अध्यक्ष थे। और स्टेफोर्ड क्रिप्स,
ये वित्त अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये 3 मेजर थे इसमें, इस कमेटी में, और ये इनके तहत ही मतलब इसे लाया गया था। ये पूरा खाका तैयार करके लाए थे और इसे ही हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, जो कि 1946 में लाया जाता है और यहाँ पे पेश किया जाता है। और 26 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ आ जाता है, भारत पहुँच जाता है, ठीक है। कब? 26 मार्च। तो डायरेक्ट यहाँ पे डेट ऐसी नहीं पूछी जाती है कि 26 मार्च या 27 नवंबर, 27 कभी कभी साइमन कमीशन का पूछ लेता है, बट इसका और साइमन कमीशन का वो पूछता है जो भारत पहुंचा था जब, ठीक है, कि कब पहुंचा था। तो फरवरी आपको याद रखना है, 3 फरवरी यहाँ पे लेकिन हर की हिस्ट्री के जितने भी हैं, तो महीना और दिन नहीं याद रखना, सन बस याद रखेंगे आप तो उतना काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1946 में ये भारत पहुंचता है, और इसके बाद क्या था, इसके उद्देश्य क्या क्या थे, उद्देश्य देख लीजिए ज़रा, कि ये आया ही था, लोगों ने इसका स्वागत भी किया। तो क्या था भाई, यहाँ पे क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता करना मेन इसका टारगेट था, कि जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है, इनके बीच में हम क्या करेंगे, समझौता करेंगे। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बंगाल विभाजन का जो बीज बोए थे, वो तब से ही इनमें विवाद तो शुरू हो चुका था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, बंगाल विभाजन 1905 में होता, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। बाद में कांग्रेस और मुस्लिमों के बीच में जो एकता की बात आती है 1916 में आती है, ठीक है, लखनऊ पैक्ट में। तो ये हिस्ट्री से सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो मतलब कि सन और आगे का जो केस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो फीचर्स हैं ना, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, कि इनके उद्देश्य क्या थे, जैसे अभी बढ़ रहे हैं, वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे इनका उद्देश्य क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराना था, हालांकि इसमें वो नाकाम रहते हैं। दूसरा था कि वायसराय को भारतीय संविधान सभा के बैठक में गठन करने में सहायता करेंगे और संविधान सभा का आधार तय करना था। इनके ये 3 यहाँ पे मेजर एम थे, मेजर उद्देश्य थे, कि हम इसलिए ये इस यहाँ पे आए हैं, या इसलिए इसे भेजा गया था कि इन तीनों में मतलब कि दोनों में समझौता कराएंगे। वायसराय को यहाँ पे संविधान जो बनाया जा रहा उसकी सभा में मतलब कि क्या करेंगे, जो बैठक वगैरह है वहाँ पे सहायता करेंगे और संविधान सभा के आधार के रूप को तय करना था। तो संविधान सभा का गठन जो है, संविधान सभा का, संविधान नहीं, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कहीं आप उल्टा पुल्टा लगा के चले आए, बोले मैडम ने बताया था कि ऐसा ऐसा था, तो ऐसा नहीं। संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था, वो आपका होगा कैबिनेट मिशन, ठीक है। और संविधान सभा ने ही क्या किया, हमारे संविधान को बनाया है, लिखा है, उसे अच्छे तरीके से सुदृढ़ रूप दिया है। तो ये संविधान सभा के द्वारा ही दिया गया, और उस संविधान सभा का गठन किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब आता है फाइनली 1946 के बाद 1947। अभी हम आज़ाद हुए नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कैबिनेट मिशन वगैरह या संविधान बनना हमारा हो चुका था तैयार, ठीक है। 1947 में देखिए क्या हुआ कि वहाँ के जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वो क्लाइमेट इटली थे, और इन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। कब इन्होंने घोषणा की थी कि कब समाप्त हो जाएगा, 30 जून 1947 को क्या करेंगे, जो भारतीय हैं यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, वो भारत से अपना बोरिया बिस्तर लेके चले जाएंगे और भारत को हम कर देंगे आज़ाद। लेकिन इतनी आसानी से कहाँ जानने वाले थे, जून में कहा गया था और जाते हम अगस्त में आज़ाद होते हैं, ठीक है। देखिए आखिर ऐसा होता क्यों है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी, और इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू कर दिया। बाप रे, यहाँ पे क्या होता है कि हम एक तो इतना जल्दी, देखिए कई सारे रीजंस हैं कि हम जल्दी इतना मतलब कि इतना टाइम क्यों लगा हमें अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने में। तो आप हिस्ट्री पॉलिटी सारी चीज़ें मिला के पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है सारी बातें आपकी एक एक करके A to Z क्लियर हो जाएंगी, कितना टाइम हमें लगा क्यों, रियलिटी क्या है, ठीक है। तो एक तो पहले तो जनता
उन्हें ही अपना दाता धर्म जो भी मानती थी कि यही है सब कुछ। जनता इतनी अवेयर नहीं थी। बाद में धीरे 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 उनको लगा कि हाँ, अब हम इनसे मतलब कि कई एग्जाम्पल देखते गए, रूस का, जर्मनी का, तुर्की का। फिर उन्हें लगा कि हम इनसे मतलब ये अजेय नहीं है, भगवान भगवान नहीं है, हम इनसे जीत सकते हैं। और धीरे धीरे फिर जनता में जागरूकता आई, जनता में थोड़ा थोड़ा कुछ लीडर्स यहाँ पे आने लगे, क्योंकि नेतृत्व का भी अभाव होता था। कुछ लीडर्स वगैरह आने लगे। फिर धीरे धीरे जो कमेटी वगैरह गठित की गई, कुछ पढ़ाई लिखाई का भी यहाँ पे रेशियो बढ़ता गया। फिर किस तरीके से, वो थोड़ा लंबा टाइम लग चुका था, ठीक है, बट उसके लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो खैर यहाँ पे आते हैं। इसने क्या किया कि इन्होंने कहा था कि हम ब्रिटिश यानी कि भारतीय साम्राज्य को सौंप देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग तो पहले ही मांग कर चुकी थी कि भैया हमको क्या चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग हम बनाएंगे अपना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने जब आंदोलन कर दिया तो इसी में क्या कर दिया गया, भारत विभाजन की भी बात लगे हाथ कर दी गई। भारत विभाजन के विरोध में कई सारे लोग थे कि भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। गांधी जी भी इसके विरोध में थे, और भी जितने भी, सरदार पटेल, नेहरू जी, सब कोई विरोध में थे कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से समझौता निकाल लिया जाए। अब क्या हुआ कि 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे मानेंगे नहीं। को क्या कह दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि ये उन क्षेत्रों में लागू होगा ही नहीं। कहाँ पे, यदि कि ये मुस्लिम लीग कह रही है कि हमें क्या चाहिए, अलग स्टेट चाहिए, अलग हमें राज्य चाहिए, राज्य इन द सेंस देश, ठीक है। तो उस टाइम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राज्य वो देश नहीं मिलेगा, तो राज्य ही कहा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमें अलग राज्य चाहिए। तो इसने क्या कह दिया, ब्रिटिशर्स ने, जो ये प्रधानमंत्री क्लाइमेट तितली की घोषणा थी, तो उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है भाई, यदि जो इस अधिनियम को मानेगा नहीं उसके लिए ये कोई लागू भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ये तो ठीक हुआ कि इनके लिए नहीं लागू होगा। और अब क्या किया गया कि उसी दिन 3 जून को ही ये भी निर्णय लिया गया कि अब 1947 को, 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका दिन भी, समय भी, जितना सब कुछ इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था, तो 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है कि घोषणा कब कर दी गई थी भारत और पाकिस्तान के विभाजन की, तो 3 जून 1947। किस योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। ये पूछा भी जाता है कि माउंटबेटन योजना के तहत मतलब कि हाँ किससे विभाजित किया गया, या माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ, तो आपको याद रखना 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का होता है डिवाइडेशन। और क्या हुआ कि यहाँ पे इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर इसे लागू कर दिया गया। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया, उसके बाद कब बनाया गया, जब दोनों अलग हो चुके थे, ठीक है। दोनों ने ही मान लिया था कि ठीक है हम अब मानेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इतना नाक में दम करके रख दिया था कि सब कोई पहले विरोध में थे। लेकिन बाद में सरदार पटेल जी का एक स्टेटमेंट आता है कि यदि हम मुस्लिम लीग यानी कि जिन्ना साहब यदि अलग पाकिस्तान की मांग करेंगे तो भी हम देंगे, नहीं करेंगे, नहीं लेना चाहेंगे तो भी हम देंगे। वो आपने सुना होगा ना कि जब हमारे कोई बॉडी का एक पार्ट खराब हो जाए और उससे ऐसा लगे कि यदि हम इससे प्यार मोहब्बत जताते रहें, यदि मान लीजिए कि हम अपने हाथ की एक फिंगर से बहुत उसको मतलब ऐसा कि वो उसे अपने से अलग नहीं करना चाहते, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अब उसमें कुछ ऐसा आपका मतलब कि ऐसी बीमारी हो गई है कि उससे जो बीमारी है वो पूरे हाथ में फैलेगी और हाथ के साथ साथ पूरे बॉडी में भी फैल सकती है। तो उस टाइम पे आप क्या डिसीजन लेंगे, उस टाइम पे यही एक बुद्धिमत्ता होती है, और यही आप डिसीजन भी लेंगे कि इस हाथ की जो हमारी उंगली है उसे क्या कर देना चाहिए, कटवा देना चाहिए। क्योंकि यदि इतना कट जाएगा तो पूरा हाथ, पूरी बॉडी हम बच जाएंगे, लेकिन यदि इससे मोहब्बत करते रहें तो यहाँ से पूरा हम जड़ से ही समाप्त हो जाएंगे। और यही बाद में इन्होंने भी कोशिश की, जो इंडियंस थे, कि ना अलग हो, लेकिन जब बाद में उन्हें समझ में आया कि कुछ होने वाला है नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं, तो सरदार पटेल जी का ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा कि अब जिन्ना साहब अलग होना चाहेंगे तो भी और नहीं होना चाहेंगे तो भी हम अब पाकिस्तान को डिवाइड करके रहेंगे। और ये माउंटबेटन योजना में कह ही दिया गया था। 3 जून 1947 की भी घटना आपको याद रखनी है कि क्या हुआ था, ठीक है, कि वहाँ पे अब हम तो इससे अलग
करके ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए 1947 की कुछ विशेषताएं हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग देख ही लीजिए क्या क्या था। तो यहाँ पे संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दिया गया था भारत पाकिस्तान को, ठीक है। दोनों डोमिनियन स्टेट थे और दोनों को ही उनका संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो मतलब कि भारत या राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। अब ब्रिटिशर में मतलब इनका कोई रोल नहीं होगा ब्रिटिशर्स का। इसने क्या किया कि वायसराय का पद अब जो था समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया, और जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के ताज को करनी थी, और इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। मतलब कर सकते हैं, मानेंगे हम तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, ऐसा वाला हो चुका था। अब उनका कोई नियंत्रण ना रहा। और अब क्या हुआ कि इसने दोनों डोमिनियन स्टेटों या राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देश को संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। अब देखिए, जब कभी बात करें ना कोई कि या आंसर राइटिंग लिखना हो कि उधार का थैला या जो कुछ भी हो, तो एक आप फ्लो में लिखेंगे तो बेटर रहेगा। और फ्लो कब आएगा? जब हम चीज़ें पढ़े हुए होंगे, समझे हुए होंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया, हम कहीं से भी ले सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नीति नहीं दे सकता है तो आयरलैंड से लिए गए। आपके फंडामेंटल राइट, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत सारी चीज़ें, राष्ट्रपति की नियुक्तियाँ, उपराष्ट्रपति की नियुक्तियाँ, यहाँ पे प्रधानमंत्री, सारे पोस्ट कहाँ से लिए गए, कहाँ मतलब अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए। जुडिशरी व्यवस्था कहाँ से लेके कि हम सब अलग अलग राष्ट्रों से अडॉप्ट किए, ठीक है। तो ये कब कहा गया था कि आप ले सकते हो? हमारे पास ये पावर कब आती है? 1947 के अधिनियम से, ठीक है। जो भारत परिषद, हमारा जो भारत शासन अधिनियम आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, भारत शासन या भारत परिषद नहीं था। तो इसमें कहा गया था कि ये दोनों ही डोमेन, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, दोनों ही क्या कर सकते हैं, किसी भी राष्ट्र की संविधान को अपनाने के लिए इनको शक्ति दी गई। और सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है, और यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया था। यानी कि ब्रिटिश कानून जितने भी इंडिया में लागू हैं या पाकिस्तान में लागू है, दोनों डोमिनियन के लिए था, सिर्फ एक के लिए नहीं था कि सिर्फ इंडिया के लिए था, दोनों के लिए था कि वो चाहे तो लागू करे, चाहे तो बंद कर दे, इनकी मर्जी है, ठीक है। ये जाने क्या करना है इन्हें। और इनमें दोनों डोमिनियनों राज्यों की, यानी कि जो भी दोनों आपके डोमिनियन राज्य हैं, को क्या किया गया कि संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना देंगे। यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद ये कह दिया गया कि दोनों डोमिनियन, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, हम 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह दिया गया कि ब्रिटिश सरकार कोई कानून बनाती भी है तो इन पे लागू नहीं होगा। ये चाहे तो करेंगे, ना चाहे तो नहीं करेंगे। अब कोई बाध्य ना रहा। और इसके बाद क्या होता है कि इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया, और इसकी सभा मतलब कि सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई थी। और इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा अब यहाँ पे कर दी गई थी। और आदिवासी क्षेत्र समझौता यानी कि संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप अब समाप्त कर चुके थे। और इसने क्या किया कि भारतीय रियासतों को ये स्वतंत्रता, ये सबसे बड़ा गड़बड़ काम करके गए थे यहाँ पे कि भारतीय रियासतों को जो ये खैर ठीक भी था, लेकिन लड़ाई का मुद्दा तो आज भी बना के गए थे हमारे लिए। कह देते कि शामिल हो जाओ इसमें या इसमें, या इतने यहाँ पे इतने वहाँ पे। लेकिन खैर जो भी था, यहाँ पे क्या हुआ कि इसने जो ये कह दिया कि जो जितने भी स्वतंत्र हैं, यानी कि जो भी देसी रियासतें हैं, वो चाहे तो भारत में मिले चाहे तो पाकिस्तान में मिले। यहाँ तक तो ठीक था, कंपलसरी ही कर देते ना कि भैया भारत में मिले और पाकिस्तान में मिले। लेकिन एक शब्द जो कहा ना, चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, अब यही बन गई बवाल। 3 हमारे यहाँ की देसी रियासतें जो थी, जूनागढ़ की, हैदराबाद की और यहाँ की जम्मू कश्मीर की, ये तीनों ही देसी रियासतें मतलब बवाल खड़ा करती, बोले कि हम भैया किसी में नहीं मिलेंगे, ना तो भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अपना स्वतंत्र रहेंगे। तो सारी की सारी तो मिल गई, लेकिन अब इन तीनों ने, और जम्मू कश्मीर का मुद्दा आज भी चल रहा, आपको पता है, ठीक है। तो तीनों को ही, एक को विलय के तहत मिलाया गया था, एक को जन्म संग्रह के तहत, एक को सैन्य कार्यवाही के तहत मिलाया गया था। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि
कौन सा किसके तहत मिलाया गया, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि विलय प्रस्ताव के तहत जम्मू कश्मीर को आपको मिलाया गया था। जोना का तो जन्म संग्रह से हो गया था, हैदराबाद वाले ज़्यादा आनाकानी कर रहे थे तो उनका फिर सैन्य बल से हुआ था, ठीक है। तो इनको याद रखना। और क्या हुआ कि इस अधिनियम ने एक नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की जो शक्ति थी यहाँ पे, उसको क्या किया ये लोग कि यहाँ पे की व्यवस्था को, हालांकि जो दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का भी अधिकार दे देगा कि अब यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, अधिकार कर सकते हो। और उसके बाद क्या हुआ कि इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। और इसके अंतर्गत क्या होता है आपका कि भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया और उन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कानून यानी कि कार्य करना होता था। लाइक राष्ट्रपति आज मंत्रिपरिषद के इशारे पे ही काम करता है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति यदि खुद से कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर पाता। मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दे दिया उससे इनकार नहीं कर सकता, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वही जो यहाँ पे पहले दी गई थी, तो आपको ऐसे ही लिखना था कि जो आज राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति में देखते हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य, ठीक उसी तरीके से कहाँ पे आप बता सकते हो, यहाँ पे लाके बता सकते हो। एग्जामिनर को लगेगा कि बंदे में समझ है, ये पढ़ के आया, ठीक है। डायरेक्ट तो इसे लठ मार भाषा में लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें विथ प्रूफ आंसर लिखना है कि हाँ ऐसा ऐसा था। तो यहाँ पे क्या किया कि इसके जो भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख क्या कर दिया गया था, नियुक्त किया गया था और इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने क्या किया कि शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया, यानी कि जो शाही उपाधियां थी वहां से अब कोई भी सम्राट की उपाधि हासिल नहीं करेगा। सम्राट अशोक, सम्राट अकबर, ऐसा अब कोई नहीं करेगा, ठीक है। सम्राट नेहरू जी, तो ऐसे वाले अब ये समाप्त हो चुके थे। अब क्या हुआ कि इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं की नियुक्ति मतलब की नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली भी समाप्त कर दी। आप चाहो तो दो, ना चाहो तो ना दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 से पूर्व में सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले प्राप्त थी। और अब क्या होता है कि 15 और 14 और 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि को हमें क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। और आप एक बार बोल सकते हैं जोर से, भारत माता की जय, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फाइनली अब हम हो चुके हैं आज़ाद। और यहाँ पे क्या होता है कि स्वतंत्रता तो मिल गई और समस्त शक्तियाँ दोनों नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित भी कर दी गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस पे एस्ट्रिक मार्क लगाइए, आप 2 4 3 जितने भी लगा सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो क्या बनते हैं आपके स्वतंत्र भारत के, या कि देखिए शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बताया गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के, किसके, नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया गया है कि और उसके यानी कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और यहाँ पे यदि स्वतंत्र भारत का पूछा जाएगा, भारतीय स्वतंत्र भारत में ये भी बनते हैं, लेकिन भारतीय प्रथम भारतीय कौन बनता है और प्रथम कौन बनता है, दोनों में अंतर है, ठीक है। कि भारतीय ब्रिटिशर्स दोनों मिला के तो प्रथम वो बनते हैं कौन, माउंटबेटन बनते हैं। और प्रथम भारतीय की बात की जाएगी तो उनके लिए एक अलग पर्सनालिटी का नाम आएगा और ये आपको बताना है क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जवाहरलाल को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि जो अब 1946 में कौन सी बनी थी, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा बनी थी, उसे संसद के रूप में
स्वीकार कर लिया गया है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, और नहीं आई है तो एक बार वीडियो आप फिर से सुन सकते हो, और साथ साथ यदि लिखते जाएंगे तो चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मैं लिखने पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ, और इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको रिवाइज करने में, क्योंकि देखो रिवाइज वीडियो देख के नहीं होता है, रिवाइज बुक पढ़ के नहीं होता है, रिवाइज आपकी नोट्स ही आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि रिवाइज उसी से कर पाओगे। वरना बुक खोलोगे, बाप रे इतनी मोटी लक्ष्मीकांत, कैसे रिवाइज होगा, इतना तो कब तक कर पाएंगे। और नोट्स 10 पन्ने की, 15 पन्ने की, या 60 पन्ने भी चल गए, कोई बात नहीं यार, छोटा सा तो है, कर लेंगे, हमारा ही लिखा हुआ। जो हम किताब को 1 घंटे 2 घंटे में पढ़ते हैं, वही नोट्स को हम कम से कम 60 पेज हम 1 घंटे 2 घंटे में पढ़ सकते, ख़त्म कर सकते। और हमारा लिखा हुआ तो हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और इसलिए आप लोग को बनाइए और वही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो अब आते हैं, हाँ, यहाँ पे जो पूरा हमारा समाप्त होता है, बात करेंगे संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण देखिए एमपी पीसीएस के सिलेबस में भी है, आपके बिहार पीसीएस के सिलेबस में भी है, आपके यूपी पीसीएस के सिलेबस में भी है, और आपके यूपीएससी में भी है। तो इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हम लोग कवर करते जल्दी जल्दी निकल जाए, ताकि बिहार पीसीएस के लिए तो कम से कम कुछ चीज़ें तो हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यूपीएससी यानी कि बिहार, अभी जो पीएससी का एग्ज़ाम हो रहा, 67 बिहार पीसी जो भी 6 लाख हैं, तो अभी से कि आप में से भी कुछ लोग फॉर्म फिल किए होंगे। तो यहाँ पे मतलब कि इसको हम लोग बेहतर तरीके से करते जाएंगे, तो इनसे भी 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं, वो जो जो कि आसानी से कर सकते हैं। और हर टॉपिक पॉलिटिक इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं एक टॉपिक इम्पोर्टेंट, हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक, और इसलिए इसे छोड़ना नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जो भी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बताया करिए, और अच्छा होगा आपके लिए।